व्हाट्सअप गाइस, नेताजी हुए उल्टे पांव वापस, चली लाठी। योगीज यूपी, चंद्रशेखर गूंज लाठी चार्ज। फेस टू फेस रिजवान अहमद सर की वीडियो है। वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग, देखते हैं पूरी। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। अब इतने में योगी आदित्यनाथ जी हरकत में आते हैं और कहते हैं लाठी निकालो, और फिर वहां से लट बजाना उल्टा शुरू किया जाता है। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा? वैसे आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश बिल्कुल जातीय हिंसा में झोंक दिया जाएगा। बहुत ज्यादा होने लगा, बहुत ज्यादा जाति वाला ड्रामा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। अरे एजुकेशन डेवलपमेंट पे फोकस करने की जगह जाति जनाब तो साहब जाति जाति यूपी रोज जल जाती। हाँ। तो साहब इस बार जाति के नाम पर बवाल कराने की जिम्मेदारी ली नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने, जो बहन मायावती की जगह लेने के लिए फड़फड़ा रहा है। तो साहब एक किस्से को उसने मुद्दा बनाया और वो पहुंच गया प्रयागराज के। मैं कुशाम्बी जाऊंगा, प्रयागराज के पास के डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पे लोहांडा गांव है। वहां के एक किस्से को लेके कि मैं पीड़ित परिवार से मिलना चाहता हूं और दोनों पीड़ित परिवार की सुनकर उनके आंसू पोंछना चाहता हूं। तो उनको जब वो प्रयागराज पहुंचे तो उनको पुलिस सर्किट हाउस ले गई। उन्होंने कहा आपको परिवार से मिलना है, आपको दोनों परिवारों के आंसू पोंछने हैं, तो हम दोनों परिवारों को सर्किट हाउस बुला देते हैं, आप यहाँ उनके आंसू पोंछ दीजिए अपने अंगोछे से, उसके बाद चले जाइए। लेकिन उसने कहा ना, मैं तो कुशाम्बी ही जाऊंगा क्योंकि वहां पर मेरे 5000 समर्थक बैठे हैं। और सर्किट हाउस से ही उन्होंने एक अपना लाइव वीडियो अपलोड कर दिया कि वो आंसू पोंछने के लिए आए थे और उनको आंसू नहीं पोंछने दिए जा रहे हैं। आप ये समझिए कि जो आपके आंसू पोंछने के लिए अगर कोई खड़ा होता है, उस आंसू पोंछने वालों को रोकने का काम कर रहे हैं, तो आप समझिए कि न्याय देने का काम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं उन परिवार से मिलूंगा, उनके हालात जानूंगा और किस तरह से हम उनको न्याय दिला सकते हैं, उनके आंसू पूछ सकते हैं। इस काम के बगैर हम लोग नहीं जाएंगे। लोहदा गांव में लगभग 5000 बहुजन समाज के लोग मौजूद हैं। वहां फोर्स लगाएगी पीएससी, वहां के अधिकारी लोगों को डिस्पर्स होने के लिए, हटने के लिए कह रहे हैं। और वो तो साहब ये मामला क्या है पहले बता दूं। मामला ये है, ये मामला 28 मई का है। 28 मई को लोहांडा गांव में एक प्रधान, यहाँ पे जाति बताना जरूरी है, पाल जाति का प्रधान एक एफआईआर दर्ज कराता है सिद्धार्थ तिवारी के खिलाफ कि उसने मेरी 8 साल की लड़की को पकड़ के उसका शारीरिक शोषण किया है। अब इसके बाद उसको आनन फानन में लड़की का बयान लिया जाता है, उधर उधर बयान लिया जाता है, और लड़के को यानी सिद्धार्थ तिवारी को 29 मई को चालान काट के जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद सिद्धार्थ तिवारी के पिताजी राम बाबू तिवारी इधर से उधर भागते हैं ये कहने के लिए कि हमारी पूरी रंजिश प्रधानी के चुनाव से चल रही है और हमारे बच्चे ने ऐसा कुछ नहीं किया है। उनकी कोई नहीं सुनता है। राम बाबू तिवारी जी थाने पहुंचते हैं और वहां पर थाना प्रभारी से गुहार लगानी शुरू करते हैं कि मेरी सुनो, और इतने ही में उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उनको आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है। वहां पे एक जो प्रक्रिया होती है, टेस्ट किया जाता है उनको, ये खोलो, तो उनके सीने में, छाती पे, पेट पे उन्होंने उन लोगों के नाम लिख रखे थे जिन्होंने उनके बेटे सिद्धार्थ तिवारी को फंसाया है। जहर इतनी देर में असर कर देता है और राम बाबू तिवारी की मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु हो जाती है तो ये मामला बहुत तूल पकड़ लेता है। उसके बाद हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी पिक्चर में आते हैं और वो डायरेक्शन देते हैं कि इसके लिए एक एसआईटी बनाई जाए, और इसके लिए फिर एक एसआईटी का गठन होता है। और 4-5 दिन बाद वो एसआईटी ये पाती है, मैं कोई बयान नहीं दे रहा हूं कि ये मुकदमा आपसी रंजिश के चलते झूठा लिखाया गया था, आधा अधूरा मेडिकल हुआ था, वगैरह वगैरह। आनन फानन में सिद्धार्थ तिवारी को जेल भेजा गया, और तो इसकी एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर सिद्धार्थ तिवारी जेल से बाहर आ जाते हैं। और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के मुकदमे में जो प्रधान का पाल परिवार था उसके 4-5 लोग फंस जाते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। ये सारी बात मैं आपको 28 मई से 10 जून तक की बता रहा हूं। इसी बीच अखिलेश यादव जी भी बीच में कूद पड़ते हैं और वो कहते हैं कि ये जाति में आपस में भिड़ाने के लिए 2 डिप्टी सीएम, एक मौर्य साहब और एक पाठक साहब आपस में खेल रहे हैं
कोई डिप्टी सीएम अपनी ओबीसी जाति के लिए बैटिंग कर रहा है और कोई पाठक अपने ब्राह्मण जाति के लिए बैटिंग कर रहा है। इसमें फाड़ हो जाती है पाल में और ब्राह्मण समुदाय में। ब्राह्मण समुदाय भी बीच में कूद पड़ता है, पाल समाज भी कूद पड़ता है। ये सिलसिला यहाँ पर लखनऊ में, कौशाम्बी में बहुत दिन से चल रहा है। अब ऐसे में नगीना के सांसद साहब भी कहते हैं कि चलो भैया रोटी मैं भी सेकाऊं। तो उनको जब बताया जाता है कि हम परिवार को यहाँ बुला देते हैं तो वो कहते हैं नहीं, मैं तो वहीं मिलने जाऊंगा। और जब सर्किट हाउस पे उनको रोका जाता है, ये वही सांसद साहब हैं आजकल जो डॉक्टर रोहिणी, बहुत बयान आ रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, इनके कमेंट आ रहे हैं। अभी उन्होंने महिला आयोग में भी शिकायत की है कि मेरी सांसद साहब ने मेरी और मेरी तरह बहुत से लड़कियों का शारीरिक शोषण किया है, पूरी लिस्ट मेरे पास है और अब मैं ये लड़ाई शुरू कर रही हूँ सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ। ये इस मुद्दे पर इससे ज्यादा और क्या बोलना, वापस मुद्दे पर आते हैं। तो साहब वहां पर जब इनको गिरफ्तार माने, उनको रोक लिया जाता है, फिर वहां पर इनके समर्थक बवाल करना शुरू करते हैं। बवाल ऐसा बढ़ता है कि पुराना बवाल, पुलिस पे पथराव हो रहा है, पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां जलाई जा रही हैं, तो गाड़ियां पलटी जा रही हैं, पुलिस वाले भाग रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, यही सिलसिला है। अब इतने में योगी आदित्यनाथ जी हरकत में आते हैं और कहते हैं लाठी निकालो, और फिर वहां से लड़ बजाना उल्टा शुरू किया जाता है और लड़ बजा बजा के करीबन 100 लोगों को मुर्गा बना के ये बढ़िया करा, उनको जेल हवालात भेज दिया जाता है। और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ये भी कहते हैं कि साहब जिन्होंने तोड़फोड़ की है उनसे वसूली की जाएगी। तो एक पत्रकार बंधु यही बात चंद्रशेखर जी फिर वहां से प्रयागराज से बलवा जब हो गया, गाड़ियां जल गई, माइलेज मिल गया, उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गए, मतलब जब कुल मिला के काम हो गया, वो यहाँ से वापस कहीं मुजफ्फरनगर निकल लेते हैं। और जब उनसे ये पूछा जाता है कि ये बताइए योगी आदित्यनाथ तो ये कह रहे हैं कि खर्चा सारा तोड़फोड़ का आपसे लिया जाएगा, तो देखिए कैसे भड़क जाते हैं। मेरा नाम लिया मुख्यमंत्री, ये सोच समझ के बोलो पत्रकार साथी, मुझे तो बताओ वरना तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर दूंगा। जी हाँ साथियों, तो इन्होंने कहा भैया मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरे जो 5000 समर्थक वहां मेरे लिए लाठी चला रहे थे, डंडे अब खा रहे हैं, जो जेल जा रहे हैं, जिन पे उनको समझ नहीं आएगी कभी ये बात है, जिन पे मुकदमे चलेंगे, उनसे पैसा वसूलो, मेरा नाम नहीं लिया गया है। इस आदमी को देख के आपको कोई चारमीनारा का याद आता है? दोनों के लक्षण कितने सेम हैं। वो भी पार्टी का एक सांसद रुतबा ऐसा बना के चलता है जैसे उसकी पार्टी में कम से कम 200 सांसद हो और देश का गृह मंत्री हो। इसकी पार्टी में भी अकेला सांसद रुतबा ऐसा बनाता है जैसे इसके 200 सांसद हो और ये देश का गृह मंत्री हो। ये भी भड़काता है, वो भी भड़काता है, वो भी पिटवाता है, ये भी पिटवाता है। उसके भी जब जेल जाते हैं वो फिक्र नहीं करता, इसके भी जब जेल जाते हैं वो फिक्र नहीं करता। देखो कितनी दोनों में सिमिलरिटी है। वो भी पतली गली से कहीं निकल लेता है, ये भी पतली गली से कहीं निकल लेता है। और दोनों समुदाय, यहां पर मैं समुदाय करके संबोधित कर रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, या दोनों चेले जेल में पिटते नजर आते हैं और तोड़ फोड़ का हरजाना देते नजर आते हैं। दोनों नेताओं की जेब से 1 रुपया भी नहीं निकलता है। अब इसी बीच अखिलेश यादव जी फिर पिक्चर में आ गए। पिक्चर में वो कैसे आ गए? वही यादव ब्राह्मण कथावाचक का मामले को लेकर उन्होंने लपेट लिया किसको? धीरेन्द्र शास्त्री जी को। धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में उन्होंने क्या बोला? उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? हाँ, अब इन्होंने बोल दिया धीरेन्द्र शास्त्री को, क्योंकि वो जरा हिंदू एकता की बात करता है धीरेन्द्र शास्त्री, ये आपके बागेश्वर धाम, तो उन्होंने बोल दिया वो तो भाई अंडर टेबल लेकर वो कथावाचक करता है, 50 लाख रुपए लेता है, सीधे सीधे उन पर आरोप लगा दिया। अब धीरेन्द्र शास्त्री भी बीच में कूद पड़े। भैया उत्तर प्रदेश में 2024 की कामयाबी के बाद बता रहा हूं, 2027 चुनाव आते आते ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश बिल्कुल जातीय हिंसा में झोंक दिया जाएगा। बहुत ज्यादा। क्योंकि 24 में इस चीज से सफलता कुछ लोगों को मिल गई थी। और चलते चलते दूसरी एक और बात बता दूं कि अंग्रेज भारतीयों को बांटते थे, लेकिन आज के नेता हिंदुओं को जातियों में बांट रहे हैं। और लक्ष्य सिर्फ इतना है पॉलिटिकल कि जितना हिंदू बटेगा
उतना मजा आएगा, उतनी राजनीति की रोटी लोग समझ सिकेगी नहीं रहे ना अपनी ये अपनी चीज। तरीके से। समझ जय हिंद, नहीं वंदे रहे। जय हिंद, मातरम, खुदा वंदे मातरम। काम धंधे पर चले जाओ, इन नेताओं के चक्करों में जाओगे, लठ पड़ेंगे, मुर्गे बनोगे, बेइज्जती और होगी। नहीं, मेरे को नॉर्मल सी चीज बताओ। नहीं, कार्यकर्ता है, चाहे एक जो होते हैं जैसे मजदूर चौक होता है लेबर चौक जो होता है, ठीक है, लेबर चौक पे जो लेबर खड़ी रहती है, ठीक है, काम या के लिए फिर जाते हैं अपने, हाँ। मान लो किसी अच्छी कंपनी में, चाहे वो गार्ड हो, चाहे वो कंपनी में और थोड़े अच्छे उस पे हो, कि वहां पे आप किसी से भी पूछा जाता है कि आप हिंदू हो, ठीक है, चलो ठीक है, इतना आपके होगा कि हिंदू में भी हमें बस इसी जाति के वो चाहिए। कोई गार्ड रखने से पहले दिमाग से पूछते पैदल हैं। हो चुके हैं लोग, आपस में इतने ठीक है। पागल हो रहे हैं और भाई। देखो, कोई, मैं एक और चीज बता दूं, रोड पे प्रदर्शन करने से कुछ हासिल नहीं होगा, लाठी हासिल होंगे। न्याय जो होना होगा, नहीं, अगर वो तो आप तरीके किसी से भी करोगे, कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, ये रोड पे ये सब कुछ करने से पता है ना बाद में क्या प्रोटेस्ट भी होता है। तरीके से किया जाता है। ये प्रोटेस्ट वाले हालत है, जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ना, जिनका पुलिस पे पथराव पेट्रोल बम और बना के गाड़ी फेंक रहे हैं, रोककर इनको तो इनकी जमानत जब्त हो जानी चाहिए कई सालों की। ये तो बहुत बड़े हुआ जो है ना कि अब इनसे आज इतनी सी मानसिकता है, पेट्रोल बम बनाना सीख गए, आगे जाके कुछ और आ जाएगा, ये तो चलते फिरते कुछ भी कर देंगे। ये सिविलाइज्ड पॉपुलेशन नहीं है, ये जो हरकतें कर रही है। प्रोटेस्ट ये करने का है, तरीका बहुत- होता है, बहुत इनके ज्यादा इतने हो लठ गया बजने है, चाहिए, अभी इनका इतना सीधा होना चाहिए इलाज, खास कम तो से कम ये- 3 साल 2 साल रखो जेल में, ठीक है, और इनकी वसूली, और जिस दिन हाँ। मैं बता रहा हूँ इनसे वसूली करी जाए हर एक चीज़। और मैं बता रहा हूँ ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगती है कि यहाँ पर ना, हमारे यहाँ पर बिल्कुल बेवकूफ़ भर चुके हैं लोग, बिल्कुल हाँ, बेवकूफ़ बहुत हो चुके हैं पागल लोग। हो रखे हैं। और नेताओं के आंसू पूछने से आंसू, ठीक है, पूछते नहीं है कभी भी। नेता आपके लिए एक स्टैंड ले सकता है, हाँ, ठीक है। नेता को ना ये इस तरीके से बिल्कुल ही वीडियोग्राफी करने की जरूरत नहीं लगती मुझे कि इस तरीके से, अगर आपको मिलना था तो उस तरीके से मिल लेते, घर जाना था तो घर जाके भी मिल लेते, चलो ठीक है, उस दिन उन्होंने बोल दिया ऐसे नहीं, आप तरीके से रिक्वेस्ट करते चले जाते, जो भी होता है। लेकिन ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है कि इन लोगों ने जो हरकतें करी है, कार्यकर्ता थे या जो भी थे, ये जो ये करी है ना, टोटली अनएक्सेप्टेबल। मतलब जिस रास्ते पर ये जा रहे हैं ना, मुझे लगता है जाति में बट के लोग, इनको ये नहीं पता जिस दिन इनके हाथ में कोई हथियार पकड़ते हैं, हथियार भी यूज करने लग जाएंगे है ही। भैया। इनका इलाज फिर ये आ जाता है कि हमें लठ पड़ गए, तुम्हारे तो सही पता पड़े। नहीं ऐसे जगह पड़ने चाहिए, और तुम ऐसे टाइम तक तुम्हें जेल, और इनको जेल में भी ना उतना ही खाना, मैं ह्यूमन राइट्स को मारो गोली, इतना खाना दो बस कि ना भूख खत्म हो और ना पेट भरे और पता तरसे ही। चलेगा कि चुपचाप बाहर जाके अपने काम धंधे पे लगो। अपना पॉइंट भी शेयर करिएगा, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।